हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पीएस नर्सिंग लेक्चर। तो आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो कि आपका आरयूएचएस और पीजीआईएमएस रोहतक का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अब होने वाला है, उसके लिए आपका पीएस नर्सिंग लेक्चर पर महा मैराथन आपका चलाई गई है। ये इसलिए चलाई गई है जिससे आप सभी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाए और जिस टॉपिक से आपके एमसीक्यूज मोस्टली रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर, उन टॉपिक्स को आप कवर कर पाए और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसके अंदर कराए जा रहे हैं। तो सभी जो है डेली क्लास ज्वाइन करा करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम देंगे और उनको आप जो है ये क्लासेस जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका महा मैराथन का पार्ट 4 है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो आपको क्लासेस दी जा रही है महा मैराथन, इनके अंदर भी और आपका जब एग्जाम होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूजिंग नेगल्स रूल calculate the expected date of delivery for a pregnant woman whose last menstrual period was November 10, 2025। तो आपको जो है नेगल्स रूल को यूज करके जो है आपको ईडीडी कैलकुलेट करनी है। ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जिनका जो एलएमपी है वो कितना है, 10 नवंबर 2025। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप सभी मुझे ये जरूर बताएंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप जो है इसके अंदर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, आपका एलएमपी, जिसमें आपका 7 डेज ऐड करते हैं और आपका 9 मंथ्स इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो अब इसको कैलकुलेट करके जरूर बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा। डेट कितना दी गई है, एलएमपी कितना है इसके अंदर, 10 नवंबर। तो 10 तारीख के अंदर 7 दिन ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 17। 7 डेज ऐड करेंगे और इसके अंदर 9 मंथ्स ऐड करेंगे, तो कितना आएगा आपका आंसर भाई इसके अंदर, 17 अगस्त 2026। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर जाएगा आपका ए, जिसमें हमने क्या किया, एलएमपी के अंदर 7 डेज हमने ऐड किए और उसके अंदर 9 मंथ्स हमने ऐड किया। तो ये होता है ईडीडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इससे आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अब कोई भी इस फॉर्मूला को नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। Polyhydramnios during pregnancy is defined as an amniotic fluid index greater than। तो इसमें आपको बताना है पोलीहाइड्रोमेनियोज जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है क्या डिफाइन करता है। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है कितना ज़्यादा देखने को मिलता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स रहता है इसके अंदर वो कितना देखने को मिलता है। इसके अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, लास्ट ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो पोलीहाइड्रोमेनियोज, पोली का मतलब होता है आपका ज्यादा और हाइड्रोमेनियोज यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। पोलीहाइड्रोमेनियोज क्या होता है, जिसमें आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो क्या है, नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके अपोजिट एक और कंडीशन होती है जिसका नाम है आपका ओलिगोहाइड्रोमेनियोज। ओलिगो यानी कि इसके अंदर नॉर्मल से कम एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका पोली से या फिर ओलिगो से, दोनों में एएफआई कितना देखने को मिलता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो आपका पोली के अंदर कितना देखने को मिलेगा, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलता है इसके अंदर। लेकिन ओलिगोहाइड्रोमेनियोज के अंदर आपका 5 सेंटीमीटर से कम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आपका चाहे पोली से पूछे या फिर ओलिगो से पूछे, आपको दोनों ही पता होने चाहिए। तो इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, डी। कितना देखने को मिलता है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस ऑन अ pelvic अल्ट्रासाउंड स्कैन इज अ डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ।
तो पैल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन के अंदर जो है आपका स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो ये किसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है, किस कंडीशन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है? ऑप्शन ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी हाइडेटी डिफॉर्म मोल, ऑप्शन सी इसके अंदर एनेंसेफेली, ऑप्शन डी एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो किस कंडीशन के अंदर स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी आपका। करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसके अंदर आपका बी, हाइडेटी डिफॉर्म मोल इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसको आपका मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर व्हाट ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड विद इन 1 मिनट ऑफ द बेबीज बर्थ। तो कौन सी ड्रग जो है एडमिनिस्टर की जाती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के एक्टिव मैनेजमेंट के दौरान? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए इसके अंदर आपका मैथिलर्गोमेट्रिन 0.2 mg/IM, ऑप्शन बी ऑक्सीटॉक्सिन 10 इंटरनेशनल यूनिट IM, ऑप्शन सी मिसोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम ओरली, ऑप्शन डी कार्बोप्रोस्ट 250 माइक्रोग्राम IM। तो कौन सी ड्रग दी जाती है जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो आपके स्टेजेस ऑफ लेबर है उनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उनसे आपका ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। तो स्टेजेस ऑफ लेबर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, ऑक्सीटॉक्सिन 10 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि आपका इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डाइजोक्सिन। तो जो डाइजोक्सिन ड्रग रहती है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके भाई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, डाइजोक्सिन को एडमिनिस्टर करने से पहले टू एन एडल्ट कार्डियक पेशेंट द नर्स मस्ट असेस विच वाइटल पैरामीटर फॉर 1 फुल मिनट। तो अगर डाइजोक्सिन ड्रग एडमिनिस्टर करनी है एक एडल्ट में, एडल्ट कार्डियक पेशेंट है, तो उससे पहले क्या करना होगा, एक नर्स को जो है एक वाइटल पैरामीटर असेस करना होता है 1 मिनट के लिए। तो वो कौन सा वाइटल पैरामीटर होता है? ऑप्शन ए रेडियल पल्स रेट, ऑप्शन बी एपिकल पल्स रेट, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी रेट। डाइजोक्सिन ड्रग से जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको व्हाट्सएप चैनल और आपके यूट्यूब में भी जो है आपका पोस्ट किया गया था। तो अगर आपको जो है चाहिए तो आप जो है चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका डाइजोक्सिन ड्रग। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका इसके अंदर बी, एपिकल पल्स रेट। क्या करते हैं, डाइजोक्सिन ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले आपका पूरे 1 मिनट तक जो है एपिकल पल्स रेट चेक करनी होती है, असेस करनी होती है। लेकिन एक और बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डाइजोक्सिन ड्रग के दौरान आपका ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा होता है 60 बीट्स पर मिनट से कम अगर हार्ट रेट देखने को मिलती है, तो उस टाइम क्या करना होता है, जो डाइजोक्सिन ड्रग रहती है वो होल्ड कर देनी चाहिए। तो ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A patient falsely perceives a coat hanging on a door in a dimly light room as a person standing to attack them. This sensory misinterpretation of an actual external stimulus is termed. तो ये आपका एक टर्म दी गई है इसके अंदर, जो कि आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग से है। इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आता है आपका इन टर्म से, चाहे आपका हेलुसिनेशन हो, इल्यूजन हो, डेल्यूजन हो, ऑब्सेशन हो। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपका कुछ टर्मिनोलॉजीज रहती है, आपको उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक पेशेंट है जिनको फॉल्सली परसीव हो रहा है, एक कोट है जो कि एक डोर पर जो है टंगा हुआ है। तो एक ऐसा रूम है, डिमली लाइट है उसके अंदर,
तो उनको क्या लगता है पेशेंट को कि एक पर्सन है जो कि वहां पर खड़ा हुआ है और वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है उनको। तो ये सेंसरी मिस इंटरप्रिटेशन जो इसके अंदर देखने को मिल रहा है एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलस का, इस टर्म को क्या बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, जो स्टिमुलाई है वो क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो है इसके अंदर मिस इंटरप्रिटेशन देखने को मिल रहा है, भ्रम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए हैलुसिनेशन, ऑप्शन बी इल्यूजन, ऑप्शन सी डेल्यूजन, ऑप्शन डी ऑब्सेशन। तो जो स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट रहता है आपका इल्यूजन के अंदर, ये कौन सा टर्म है, इल्यूजन। लेकिन हैलुसिनेशन के अंदर आपका क्या होता है, उसके अंदर स्टिमुलाई जो है उसके अंदर अब्सेंट रहता है। जैसे कि मोस्ट कॉमन इसके अंदर ऑडिटरी हैलुसिनेशन देखने को मिलता है, पेशेंट को जो है आपका आवाजें सुनाई देती है जो कि रियल में नहीं होती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, आपको इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इनका रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन psychoanalytic theory proposed by Sigmund Freud, which component of personality operates entirely on the pleasure principle seeking immediate gratification? Option A ego, option B superego, option C id, option D all of these। तो साइको एनालिटिक थ्योरी जो कि आपका सिगमंड फ्रूड के द्वारा दी गई थी, तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्लेजर प्रिंसिपल है वो किस में काम करता है, जल्दी से बताएंगे किस कंपोनेंट में। इसके अंदर आपका ईड होता है, ईगो होता है और सुपर ईगो होता है, और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो इसमें आपका प्लेजर प्रिंसिपल का पूछा है, करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसके अंदर आपका इड। इड जो है आपका प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, लेकिन जो ईगो है वो क्या है, वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और सुपर ईगो आपका मोरल प्रिंसिपल पर। तो इनको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेंस मैकेनिज्म इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन अ पेशेंट हु इज एंग्री एट देयर सुपरवाइजर गोज होम एंड येल्स एट देयर फैमिली मेंबर्स। डिफेंस मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो इसमें आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है जब कोई एक पेशेंट है वो क्या है, एंग्री है सुपरवाइजर पर, और जब वो घर पर जाता है वो उसका गुस्सा जो है फैमिली मेंबर्स पर उतारता है। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ऑप्शन ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी रेशनलाइजेशन, ऑप्शन डी सब्लिमेशन। यानी कि जो इसमें इमोशनल जो रेस्पॉन्स रहेगा वो क्या है, सेफर पर्सन पर जो है इसके अंदर डायरेक्ट किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर पेशेंट कर रहा है सुपरवाइजर की जगह जो है फैमिली मेंबर्स पर जो है अपने जो इमोशनल रेस्पॉन्स है उसको डायरेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका बी, डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वर्निके-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम कॉमनली सीन इन क्रोनिक अल्कोहल डिपेंडेंस इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो वर्निके-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम जो कि आपका कॉमनली जो क्रोनिक अल्कोहल डिपेंडेंस यानी कि जो पेशेंट्स रहते हैं जो कि क्या है ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, क्रोनिक अल्कोहल डिपेंडेंस जो पेशेंट रहते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, जो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। तो इनमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B3, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B12। इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ए, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी जो है इनके अंदर देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं आपका थायमिन। थायमिन की डेफिशिएंसी जो है वर्निके-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग अ सीवियर पैनिक अटैक, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। एक नर्स है जो कि एक ऐसे क्लाइंट की केयर कर रही है जिनमें क्या है, सीवियर पैनिक अटैक देखने को मिला है। तो उस कंडीशन के अंदर एक नर्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इस कंडीशन के अंदर रहेगा। ऑप्शन ए, टीच डीप ब्रीथिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। ऑप्शन बी, स्टे विद द क्लाइंट एंड मेंटेन अ काम concise communication style. Option C, encourage the client to discuss the underlying causes of their anxiety. Option D, leave the client alone in a safe room to reduce stimulation. तो सीवियर पैनिक अटैक पेशेंट में देखने को मिल रहा है, तो एज अ नर्स उस कंडीशन के अंदर आपका प्रायोरिटी क्या रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो एग्जाम के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको जो है करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर बी जाएगा, स्टे विद द क्लाइंट एंड मेंटेन अ काम कंसाइज कम्युनिकेशन स्टाइल। आपको जो है क्लाइंट के साथ ही रहना है, उनको जो है रीएश्योरेंस आपको प्रोवाइड करानी है, उनकी सेफ्टी जो है आपके लिए प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल इन्वेंट्स न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव मीनिंग ओनली टू देमसेल्व्स इज नोन एज। आपका जो है ये भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक टर्म आपसे पूछी गई है। तो मैंने बोला है आपको, जो आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपका जो टर्मिनोलॉजीज आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़नी है, उनसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं। तो एक कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है, एक व्यक्ति जो है न्यू वर्ड्स का इन्वेंशन करता है, न्यू वर्ड्स की खोज करता है, न्यू फ्रेजेस की खोज करता है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उन वर्ड का कुछ मीनिंग रहता है। तो ये कौन सा टर्म है। ऑप्शन ए, इकोलेलिया। ऑप्शन बी, इकोप्रैक्सिया। ऑप्शन सी, नियोलॉजिज्म। ऑप्शन डी, वर्ड सैलेड। तो एक तो आप मुझे इन चारों टर्म जो आपका दी गई है, चार का चार टर्म, इनको आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि इकोलेलिया क्या होता है, इकोप्रैक्सिया क्या होता है, वर्ड सैलेड क्या होता है। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताएंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा आपका सी, उसको बोलते हैं आपका नियोलॉजिज्म, जिसमें व्यक्ति जो है न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस का इन्वेंशन करता है, उनकी खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अकॉर्डिंग टू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स अ पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्लेन एरियाज इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो एक पीएचसी रहती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है, वो प्लेन एरियाज के अंदर कितना पॉपुलेशन को कवर करता है। तो आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, सब सेंटर से आपसे पूछ सकते हैं, पीएचसी से आपसे पूछा जा सकता है, सीएचसी से आपसे पूछ सकते हैं। तो तीनों का आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका पीएचसी प्लेन एरियाज के अंदर पूछा है, जिसके अंदर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 20000, ऑप्शन डी 30000। तो एक पीएचसी प्लेन एरियाज के अंदर कितना पॉपुलेशन को कवर करती है। तो अगर पूछने लगे आपसे सब सेंटर के अंदर, तो सब सेंटर के अंदर जो है आपका 3000 से लेकर 5000 तक पॉपुलेशन कवर करता है। 3000 जो कि आपका हिली एरियाज के अंदर कवर करता है, और 5000 जो है आपका प्लेन एरियाज के अंदर सब सेंटर पॉपुलेशन को कवर करता है। अगर आपसे सीएचसी का पूछने लगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, तो इसके अंदर आपका 80,000 जो कि हिली एरियाज के अंदर, और आपका 1,20,000 जो कि आपका प्लेन एरियाज के अंदर एक सीएचसी पॉपुलेशन को कवर करती है। अगर पूछे भाई पीएचसी का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, तो उसके अंदर आपका 20,000 जो कि हिली एरियाज के अंदर कवर करती है, और 30,000 जो कि आपका प्लेन एरियाज के अंदर एक पीएचसी पॉपुलेशन को कवर करती है। तो इसके अंदर आपका कितना पूछा गया है, प्लेन एरियाज का पूछा गया है पीएचसी का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, 30,000। 30,000 इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर मेजर्स द नंबर ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग केसेस
in a given population at a specified point in time? ऑप्शन ए इंसिडेंस रेट, ऑप्शन बी प्रीवेलेंस रेट, ऑप्शन सी अटैक रेट, ऑप्शन डी केस फैटेलिटी रेट। तो कौन सा एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर है जो कि मेजर करता है नंबर ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग केसेस को एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन टाइम, यानी कि ओल्ड प्लस न्यू केसेस इसके अंदर आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रीवेलेंस रेट उसको कहा जाता है। और इंसिडेंस रेट के अंदर क्या आते हैं आपके? ओनली न्यू केसेस इसके अंदर आते हैं। तो दोनों से आपका क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। प्रीवेलेंस रेट के अंदर क्या होता है? ओल्ड और न्यू केसेस, यानी कि ओल्ड भी और न्यू केसेस दोनों ही इसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन इंसिडेंस रेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके न्यू केसेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नॉर्म फॉर द पॉपुलेशन कवर्ड बाय वन आशा इन रूरल एरियाज अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन? तो जो एक आशा रहती है रूरल एरियाज के अंदर जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो है कितना पॉपुलेशन को कवर करती है? आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन आता है इससे भी आपका, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसकी फुल फॉर्म रहती है आशा की। और ये कितना पॉपुलेशन को कवर करती है रूरल एरियाज में? 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ एन इन्फेंट ड्यूरिंग कंगारू मदर केयर? तो केएमसी के दौरान, यानी कि कंगारू मदर केयर के दौरान जो है एक इन्फेंट की करेक्ट पोजीशन क्या रहती है जब केएमसी प्रोवाइड की जाती है एक इन्फेंट को? ऑप्शन ए प्रोन पोजीशन ऑन मदर्स एब्डोमेन, ऑप्शन बी अपराइट वर्टिकली ऑन मदर्स चेस्ट इन अ फ्रॉग लाइक पोजीशन विद हेड टर्न टू वन साइड, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन ऑन मदर्स लैप, ऑप्शन डी लेटरल पोजीशन ऑन मदर्स आर्म। तो क्या पोजीशन रहती है एक इन्फेंट की? करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसके अंदर आपका बी, फ्रॉग लाइक पोजीशन इसके अंदर रहती है। इसमें जो बच्चे का हेड रहता है वो एक साइड टर्न होना चाहिए। तो केएमसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका आज की क्लास के अंदर, अंडर आरबीएसके। आरबीएसके का फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग कवर्स 4 Ds। व्हाट आर द 4 Ds? तो जो आरबीएसके के अंदर जो है आपका चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग इसके अंदर 4 Ds को कवर करती है। वो 4 Ds कौन से है? ऑप्शन ए डिफेक्ट एट बर्थ, डिसीजेस, डेफिशिएंसीज, डेवलपमेंट डिलेज, ऑप्शन बी डायरिया, डिसेंट्री, डिप्थीरिया, डेंगू, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, डेफिशिएंसीज, डिसेबिलिटी, डेथ, ऑप्शन डी आता है डिफेक्ट्स, डिहाइड्रेशन, डिमेंशिया, डिप्रेशन। तो इनमें से वो 4 Ds कौन से हैं जो कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर आते हैं, यानी कि उनका जो है इंटरवेंशन किया जाता है, कवर किए जाते हैं वो आरबीएसके के अंदर। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। और आपको क्लास कैसी लगी आज का, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।